आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्राय हॉट मनी कहा जाता है। कारण, इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। देखिए, विदेशियों से हमें दो प्रकार के निवेश प्राप्त होते हैं, एक तो एफडीआई प्राप्त होता है और दूसरा एफपीआई प्राप्त होता है। एफडीआई जो है, जिसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये लंबे समय के लिए होता है। जैसे किसी विदेशी व्यक्ति या किसी विदेशी फर्म के द्वारा किसी भारतीय फर्म में या फिर भारत के किसी संस्थान में निवेश किया जाए तो एफडीआई है, क्योंकि लंबे समय के लिए रहता है। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एफपीआई को जो निवेश किया जाता है शेयर मार्केट में किया जाता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं शेयर मार्केट से कभी भी कोई पैसा डाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है, इसलिए इसको हॉट मनी कहा जाता है। तो यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्राय हॉट मनी कहा जाता है। कारण यहां पर दिया हुआ कारण गलत है। देखिए, इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की यहां पर लिखा हुआ प्रवृत्ति नहीं होती है, जबकि इसमें तीव्र प्रवृत्ति होती है। तो यहां पर आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर होगा आपका पहले का सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा प्रश्न है आपका, स्टैगफ्लेशन है विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अपस्फीति, अपस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन मंदी के साथ मुद्रास्फीति है और यह इकोनॉमी की वह अवस्था है जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है एवं बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी उच्च अवस्था में रहती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का डी, यानी मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी वित्तीय वर्ष से सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में होने लगा? वर्ष 2011-12, वर्ष 2015-16, वर्ष 2018-19, वर्ष 2017-18। वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व सार्वजनिक व्यय को योजनागत तथा गैर योजनागत व्ययों में डिवाइड किया जाता था, किंतु 2017-18 से सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में होने लगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी। चौथा प्रश्न है आपका, वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग। केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला नोडल विभाग व्यय विभाग है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व है तकनीकी क्षमता की कमी, पूंजी निर्माण का न होना, अपर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रोजगार सृजन की कमी। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व है पूंजी का निर्माण न होना। पूंजी निर्माण का अर्थ बचत करने और उस बचत को उद्योग में विनियोजित करने से है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का बी, पूंजी निर्माण का न होना। छठवां प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? यहां पर आपको बताना है कौन सा गलत है। इसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, वस्तुओं का मूल्य स्तर बढ़ जाता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, या सभी कथन सत्य हैं। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी इसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का ए वाला। सातवां प्रश्न है आपका, अगस्त 2021 में केंद्र सरकार द्वारा RODTEP योजना के दिशा निर्देशों और दरों को अधिसूचित किया गया था। योजना का उद्देश्य निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्र सरकार ने RODTEP योजना के दिशा निर्देश और दर अधिसूचित की थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की RODTEP योजना का उद्देश्य निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। निर्यात की शून्य रेटिंग योजना वैश्विक बाजार में निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का ए वाला, निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
8वां प्रश्न है आपका, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई थी, जिसका आधार वर्ष है 2020-21, 2019-20, 2018-19 या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगस्त 2021 में आरबीआई द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन के मापन के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई, जिसका कोई भी आधार वर्ष नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुली अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। बंद अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। देखिए, खुली अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। बंद अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, अर्थात ये अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं कहलाती हैं। कृषक अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। देखिए, वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।